स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और जैसा कि आप सभी को पता है हमारा ये टॉपिक भी फाइनल ही है। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का ये फाइनल टॉपिक है। इसके बाद आपका एक और टेस्ट पेपर आएगा आपके पास और उसके बाद हम शुरू करेंगे जो दूसरा पेपर हमारा है उसको। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के आर्थिक प्रदेशों को। भारत के आर्थिक प्रदेशों को आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे हम। भारत के आर्थिक प्रदेश, अंग्रेजी में कहें तो इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक प्रदेश। देखिए, जैसे ही स्वतंत्रता हुई भारत की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संसाधनों के आधार पर, प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर और आर्थिक विकास के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास किया गया। भारत को समझने का प्रयास किया गया कि भारत में कौन सा प्रदेश किस क्षेत्र में आगे है। जलवायु प्रदेश भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है भारत के। इसके अलावा संसाधन प्रदेशों के आधार पर भारत को बांटा गया, आर्थिक प्रदेश के आधार पर। तो इस तरीके की लगातार जो है विद्वानों ने कोशिश करते रहे कि भारत को आसानी से समझा जा सके। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को किस तरीके से एक सूत्र में बांध करके हम समझ सके। इसके लिए जो है समय समय पर विद्वान आते रहे। सबसे पहले 1956 में लियरमंथ नाम के एक विद्वान आए। उन्होंने भारत को प्रादेशिक आधार पर बांटने की कोशिश की। 1956 में लियरमंथ ने भारत को प्रादेशिक आधार पर समझाने की कोशिश की कि भारत को किस आधार पर बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है हम जो पढ़ेंगे आज, हालांकि और भी आए हैं कई सारे विद्वान जिन्होंने भारत को आर्थिक प्रदेशों के ऊपर बांटा है, लेकिन सबसे बेहतरीन वर्गीकरण जो मिलता है किताबों में वो मिलता है पी सेन गुप्ता के अनुसार। ठीक है, तो हम डॉक्टर पी सेन गुप्ता के अनुसार ही वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो श्रीमती डॉक्टर पी सेन गुप्ता, इनका पूरा नाम जो है पद्मिनी सेन गुप्ता है। इनके अनुसार 1967 में इन्होंने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसके साथ प्रस्तुत किया था? इनकी एक और सहपाठी थी, उनका नाम था श्रीमती गेलिना सद्यासुक। इन दोनों ने मिलकर के भारत के आर्थिक प्रदेशों को बतलाने की कोशिश की थी। भारत के आर्थिक प्रदेश बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। इसका हालांकि वर्गीकरण अगर हम करेंगे पूर्ण रूप से तो बहुत विस्तार हो जाए, किताबों में इतना वर्गीकरण नहीं है। मैं उसका PDF आपको टेलीग्राम के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा, डाल दिए मैंने वहाँ पे, आप देख लीजिएगा उसको जा करके। उसको आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहो तो। हालांकि इतना बड़ा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैंने उसको टॉपिक वाइज लिख रखा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं पूर्ण रूप से। बहुत आसान है। जो जलवायु प्रदेशों में हमने पढ़ा था, कृषि प्रदेशों में हमने पढ़ा था, लगभग उसी के सिमिलर है, क्योंकि भारत के जगह तो वही रहेगी ना। आर्थिक प्रदेशों में हम मान लीजिए आसाम का अध्ययन कर रहे हैं, तो आसाम में अब कृषि की बात करते हैं तो आसाम में कौन सी कृषि की जाती है? मुख्यतः चाय की कृषि की जाती है। आसाम में अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो पहाड़ियाँ, पठार मिलेंगे, है ना। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे हम, पूर्वी राजस्थान में एक आध नदियाँ मिलेगी, उपजाऊ मैदान मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो मरुस्थल मिलेगा, कुछ नहरें मिलेगी, बाजरा कृषि। इस तरीके से
बहुत आसान हो जाता है। अगर हमने एक दो चीज़ों को पढ़ लिया तो बाकी चीज़ों को पढ़ना हमारा आसान हो जाता है। हमारा बेस ठीक रहा तो हम आसानी से, मैंने आपको कृषि जलवायु प्रदेश जब बताए थे तब भी विस्तृत वर्णन ही बताया था, ठीक है। 4-5 दिन लगे थे हमको उसको में, लेकिन इसको आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे आज ही की क्लास में। इसलिए इसका जो बाकी का मैटर है वो आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगा। तो देखिए, इन्होंने 1967 में भारत को जो है 7 मुख्य और 42 गौण प्रदेशों में कह सकते हैं या उप प्रदेशों में विभाजित किया था। 7 मुख्य प्रदेशों में इन्होंने बांटा था, जिसको मैक्रो प्रदेश कहते हैं, और 42 गौण प्रदेशों में बांटा था, जिसको मेसो प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आधार किसको माना इसमें भाई? 7 मुख्य और 42 गौण प्रदेशों का बांटने का आधार क्या माना? तो आधार इन्होंने जो माना था वो माना था प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर बांटा था। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को आधार माना था, और इसमें इन्होंने एक रूपता कि भाई उस प्रदेश में सिमिलरिटी क्या है। जैसे मान लीजिए इन्होंने मध्य प्रदेश को लिया, तो मध्य प्रदेश के साथ जो राज्य आता है वो छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को दोनों में साथ में दर्शाया इन्होंने। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक जैसे राज्य हैं, लगभग तटीय राज्य हैं, पत्तन वाले राज्य हैं, औद्योगिक राज्य हैं, तो दोनों को एक साथ माना इन्होंने। उत्तरी अगर बात करते हैं हिमालय की, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सब एक ही जैसे राज्य हैं, तो इनको एक तरीके से, यानी कि एक रूपता इन्होंने आधार माना। इसके अलावा केंद्रीयता और उत्पादकता में विशेषता, ये सारे आधार इन्होंने आर्थिक प्रदेशों को बांटने में लिए, ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, 7 प्रदेशों के नाम आपको याद हो जाएंगे। 7 प्रदेशों में जो इन्होंने बांटा है ना भारत को, आर्थिक प्रदेशों में, 7 के नाम याद करना बहुत आसान है। पहले चल जाइए आप उत्तरी पूर्वी, दूसरा आ जाएगा पूर्वी, तीसरा आ जाएगा उत्तरी मध्य, चौथा आ जाएगा मध्य, पांचवा आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी, और छठा आ जाएगा पश्चिमी, और सातवां आ जाएगा दक्षिणी प्रदेश। इस तरीके से भारत को इन्होंने बांटा है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों को हम लिखेंगे मुख्यतः, है ना। सभी 7 प्रदेशों के मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, 7 प्रदेशों को आप देख लीजिएगा। पहला प्रदेश उत्तरी पूर्वी प्रदेश। अगर इसमें हम मुख्य प्रदेश की बात करें तो इसको कहते हैं असम प्रदेश या आसाम प्रदेश। उन्होंने जब उन्होंने दिया था तो असम कहते थे इसको, तो असम प्रदेश इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया, इसमें से उत्तर हटा देंगे हम, क्या बचेगा? पूर्वी प्रदेश। इसमें मुख्यतः है पश्चिम बंगाल, यानी कि कलकत्ता, उस जमाने का कलकत्ता, आज का कोलकाता, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा प्रदेश कौन सा है? तीसरा है उत्तर मध्यवर्ती प्रदेश, जिसमें मुख्यतः यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और उत्तराखंड भी है इसमें। फिर इसके बाद जो चौथा प्रदेश बताया इन्होंने वो बताया मध्यवर्ती प्रदेश। इसमें आपको मालूम है मध्यवर्ती प्रदेश में कौन सा प्रदेश आ सकता है, आप दिमाग लगा के बता सकते हैं। भारत के मध्य में कौन है? मध्य में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश मध्यवर्ती प्रदेश में आ जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है 5वां प्रदेश, वो है उत्तर
पश्चिमी प्रदेश। ये उत्तर पूर्वी प्रदेश था, ये उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर पश्चिमी प्रदेश के बाद देखिए यहां पर उत्तर पूर्वी है, इसमें से उत्तर हटा दिया, केवल पूर्वी दूसरा हो गया। उत्तर मध्यवर्ती है, इसमें से उत्तर हटा दिया, मध्यवर्ती हो गया। उत्तर पश्चिमी है, इसमें से उत्तर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, पश्चिमी प्रदेश। बहुत आसान है, इन सातों को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद अब देखिए हमने उत्तर की बात कर ली, हमने पूरब की बात कर ली, हमने मध्य की बात कर ली, हमने पश्चिम की बात कर ली। अब बची कौन सी दिशा, दक्षिणी दिशा। तो आखिर में जो सातवां प्रदेश इन्होंने बतलाया है वो बतलाया है दक्षिणी प्रदेश। अब बताइए सातों प्रदेशों के नाम याद हुए कि नहीं हुए भाई। 4 दिशाओं के नाम आपको याद रखने हैं, सातों दिशाओं के, सातों प्रदेशों के नाम आपको आसानी से याद हो गए। 7 प्रदेशों में बांटा है मुख्य आर्थिक प्रदेश जो है पी सेन गुप्ता ने, ठीक है। कौन कौन से हैं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, मुख्यतः आसाम प्रदेश इसको बोलते हैं। पूर्वी प्रदेश दूसरा, उत्तरी हटा दो इसमें, दूसरा क्या है पूर्वी प्रदेश, ये क्रम वाइज है बिल्कुल ऐसे कैसे, ठीक है। पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश में उसी के पास वाला कोलकाता बिहार वाला क्षेत्र आ जाएगा। तीसरा प्रदेश कौन सा है, उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश, इसमें थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इसके तो हमको यूपी मिलेगा मुख्यतः। मध्यवर्ती प्रदेश में मुख्य राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इसमें देश की राष्ट्रीय राजधानी आएगी दिल्ली, राजस्थान इसमें आएगा आपको, पंजाब हरियाणा इसमें आएगा और इसके अलावा कश्मीर भी इसमें आएगा, ठीक है। और पश्चिमी प्रदेश में आपको गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। दक्षिणी प्रदेश में आपको दक्षिण के 4 राज्य मिल जाएंगे, आपको कर्नाटका मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, केरला मिलेगा और तमिलनाडु मिलेगा। तो ये सारे राज्य आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर हम राज्य इसमें लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताता हूं कि ये प्रदेश कहाँ कहाँ है, यही बना देता हूं मैं छोटा सा। आप भी चाहो तो इसको बना सकते हैं। ये लीजिए भाई, ये मैप बन गया हमारा, दिख रहा है ना सर, हाँ। चलिए बन गया, अरे वाह। देखिए अब इसमें 7 प्रदेशों को हमको दर्शाना है। इसमें जो लक्षद्वीप वगैरह आएंगे ना, जो द्वीप समूह है, वो भी 7वें प्रदेश में, दक्षिणी प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रदेश इन्होंने बताया है वो यहाँ है। पहला प्रदेश उत्तरी पूर्वी प्रदेश, जिसमें आपको मिलेगा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागपुर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, ये सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा मिलेगा आपको, ये मिलेगा दूसरा प्रदेश, इसी के पास में यहीं पर मिलेगा आपको। इसमें आपको मुख्य मिलेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार मिलेगा आपको, इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड इसमें आपको मिलेगा। 3 राज्य इसमें मुख्यतः मिल जाएंगे आपको। फिर तीसरा प्रदेश आपको मिलेगा यहीं पर, इसके पास वाला, इसमें मुख्यतः 2 राज्य मिलेंगे आपको, उत्तराखंड मिलेगा, यूपी मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, ठीक है। चौथा प्रदेश जो आपको मिलेगा ये उत्तरी पश्चिमी है, तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर मध्यवर्ती, और ये मिलेगा आपको मध्यवर्ती प्रदेश, चौथा बीचों बीच में। इसमें आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, इसमें आपको ओडिशा भी मिलेगा, ठीक है ना, इसमें आपको ओडिशा भी मिलेगा। फिर आपको 4 हो गए। 5वां प्रदेश जो आपको मिलेगा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, ये उत्तरी पश्चिमी प्रदेश आपको जो 5वां मिलेगा ना, ये उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, इसमें आपको राजस्थान मिलेगा, पंजाब मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा और जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी इसी में आएगी 5वें में। फिर उसके बाद आपको छठा जो प्रदेश है ये वाला,
बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें आपको गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा मुख्यतः, और फिर आपको जो मिलेगा ये वाला 7वां प्रदेश, इस 7वें प्रदेश में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा और कर्नाटका मिलेगा, यहाँ पर केरला मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। इस तरीके से ये भारत के 7 प्रदेश है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी इसी में शामिल किए गए हैं। इस तरीके से ये द्वीप है जो ये आर्थिक प्रदेश भारत के बतलाए गए हैं पी सेन गुप्ता के अनुसार। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद हम इसके उप प्रदेशों को लिख देते हैं इसमें, ठीक है। इसके उप प्रदेशों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उप प्रदेशों को लिखने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको PDF के माध्यम से आपको मिल ही रही है सारी सामग्री, तो इसके हम उप प्रदेशों को देख लेते हैं, ठीक है। पहले मिटा देते हैं इसको। उत्तरी पूर्वी प्रदेश के हम लिखते हैं उप प्रदेशों को। इसके 4 उप प्रदेश है, ठीक है। आप गिनते जाना, इसके 4 उप प्रदेश है, 42 करने हैं हमको पूरे। 4 उप प्रदेशों में पहला है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, इसके बाद तीसरा है खनिजकृत पठारी क्षेत्र। ऐसे पठार, इस पे खनिज पाए जाते हैं, मेघालय के पठार हैं जैसे वैसे पठारी प्रदेश। और चौथा क्या है, बची कुची पहाड़ियां हैं पठारी प्रदेश। चौथा है पूर्वी पहाड़ियां और पठारी प्रदेश। अब देखिए ये 4 भागों में इस उत्तरी पूर्वी प्रदेश को बांटा गया है, जिसको आसाम प्रदेश कहते हैं। अब अगर हम स्थिति की बात कर लें, मैं इसकी स्थिति और विस्तार की बात कर लें, तो इसकी स्थिति भारत के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं इसकी, तो भौगोलिक स्थिति में इसकी स्थिति जो है पहाड़ियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया की मेघालय का पठार मिल जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की मिशिमी, नागा, मिजो, ये पहाड़ियाँ आपको मिलेगी, यानी कि पहाड़ी प्रदेश एक तरीके से। हिमालय का पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति में हो गया। नदी यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी पाई जाएगी, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो मुख्य नदी यहाँ पर पाई जाएगी। लोहित नदी भी मिल जाएगी आपको, और स्वर्ण रेखा नदी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, इस प्रदेश में। तो ये मुख्य प्रदेश है। अगर यहाँ की कृषि की बात करते हैं हम, तो मुख्य कृषि यहाँ की क्या है, चाय। इसके अलावा बागाती कृषि होती है, बागानी कृषि होती है। वनस्पति की बात कर लें तो वनस्पति आप सभी को मालूम है, यहाँ वर्षा अधिक होती है तो सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। भारत के देखिए मैंने आपको सभी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, और ये वापस एक तरीके से रिवाइज ही है ना। वनस्पति भी हमने पढ़ ली है। वर्षा की बात कर लेते हैं। यहाँ की आर्थिक प्रदेशों में सबको पढ़ना पड़ेगा हमको। आर्थिक प्रदेशों में वर्षा की बात कर लेते हैं तो वर्षा क्या है, यहाँ पर अधिकांश होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे उद्योग अगर बात कर लें हम, उद्योग कौन कौन से हैं, तो तेल शोधन कारखाने भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, और सूती वस्त्र के उद्योग भी कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और इसके अलावा जो खनिज आधारित उद्योग है वो भी आपको मिल जाएंगे। चाय के उद्योग आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागान लगे हुए हैं, जिनको पैकेटों में पैक किया जाता है, वो वाले, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे उद्योग आपको मिल जाएंगे।
तेल का उद्योग भी यहाँ पर है, प्राकृतिक तेल जो होता है वो सारा मिल जाएगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो मिलेगी संस्कृति वो भारत से थोड़ी सी अलग मिलेगी संस्कृति। तो इस प्राकृतिक प्रदेश, इस आर्थिक प्रदेश की ये मुख्यतः विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बतलाई है कुछ, ठीक है। इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, ये लिख लीजिए आप। फिर इसके बाद दूसरा प्रदेश लिखेंगे हम जो है हमारा पूर्वी प्रदेश। प्रदेशों के नाम तो आप मेरे ख्याल से नहीं भूलने वाले हैं। उत्तरी पूर्वी, पूर्वी, उत्तरी मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश। इस तरीके से 7 प्रदेशों में इन्होंने, 7 आर्थिक प्रदेशों में इन्होंने भारत को बांटा है। किसने बांटा है बोलो? ये बांटा है पी सेनगुप्ता ने। फिर इसके बाद दूसरा प्रदेश हम देखते हैं, 4 औद्योगिक प्रदेश, 4 आर्थिक प्रदेश हो गए इसमें गौण वाले, और 1 मुख्य प्रदेश हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा प्रदेश जो है वह है पूर्वी प्रदेश। अब अगर इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर राज्यों की बात मैं बताऊं आपको, तो इसके अंदर अगर जो जो राज्य आते हैं वो लिख लीजिए आप पहले। पश्चिम बंगाल आएगा इसमें, बिहार आएगा, ओडिशा आएगा, झारखंड आएगा, ठीक है। ये मुख्यतः राज्य इसमें आएंगे। इसके उप प्रदेशों की अगर बात कर लेंगे हम, तो इसमें जो उप प्रदेश है वो 4 से ज़्यादा है, 6 उप प्रदेश है इसमें। जिसमें पहला उप प्रदेश हम अगर इसकी बात करें तो वह है छोटा नागपुर का पठार उप प्रदेश। छोटा नागपुर पठार और ओडिशा पठार, ओडिशा पठारी प्रदेश, ये एक प्रदेश है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रदेश है यहाँ पर जो आर्थिक प्रदेशों में है वो है कोलकाता हुगली प्रदेश। कोलकाता हुगली प्रदेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक प्रदेश यहाँ पर है। इसके अलावा देश की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्थिक प्रदेश है। इसके अलावा दक्षिणी ओडिशा की पहाड़ियाँ, ये एक अन्य उप प्रदेश है जो पी सेनगुप्ता ने इसमें बतलाया है। छोटा नागपुर हो गया, कोलकाता हुगली, दामोदर घाटी क्षेत्र, दक्षिणी ओडिशा की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा इसमें जो औद्योगिक प्रदेश है वह है निचली गंगा का मैदान। हाँ, निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, या कह सकते हैं कि डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। और एक जो आखिरी प्रदेश है इसमें वो है दार्जिलिंग की पहाड़ी प्रदेश, दार्जिलिंग पहाड़ी प्रदेश। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही है और ये पड़ता है यहाँ पर सिक्किम के नीचे, यहाँ पर है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं दार्जिलिंग की, पर्यटन स्थल है अलग से ही। कोलकाता हुगली ये औद्योगिक प्रदेश हो गया, नागपुर पठार ये भी औद्योगिक प्रदेश है। सारे मतलब यहाँ पे औद्योगिक और आर्थिक प्रदेश है। ये भी आर्थिक प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में है, ठीक है। तो ये आपका जो पूर्वी प्रदेश है, इस पूर्वी प्रदेश में कितने हो गए? 6 आर्थिक प्रदेश हो गए। पहले कितने थे? 4, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, आपको दिख रहा नहीं होगा। 4, आप कितने हो गए? 6, दूसरे में हो गए 6। इस तरीके से 10 गौण प्रदेशों को हमने पढ़ लिया है। अब अगर इस पूर्वी प्रदेश की हम बात कर लेंगे तो पूर्वी प्रदेश में बात की जाए यहाँ की
अर्थव्यवस्था की, तो एक तरीके से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। इसी वजह से 1911 से पहले तक ये भारत की राजधानी रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत समुन्नत प्रदेश है। पत्तनों की सुविधा यहाँ पर आपको मौजूद मिल जाएगी। गंगा की निचली घाटी में आपको जूट उत्पादन मिल जाएगा, यानी कि जूट उद्योग मिल जाएगा आपको। लोहा, तांबा, अभ्रक, ये सारे खनिज पदार्थ आपको मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊर्जा का संसाधन है कोयला, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से ये सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। और भारत का औद्योगिक प्रदेश, भारत के अगर खनिजों का दिल कहा जाए एक तरीके से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पैदा होते हैं, तो वो क्षेत्र भी आपको इसी में मिलेगा, जो छोटा नागपुर का पठार है। इस वजह से खनिजों के मामले में भी ये प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे है। देश की दूसरी सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, पहली तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, दूसरी बार जो ट्रेन चली थी वो यहीं पर चली थी 1854 में, रानीगंज में, कोलकाता और रानीगंज के बीच में यहाँ पर चली थी। तो ये एक समुन्नत प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य फसल की बात कर लें तो चावल होती है, रागी होती है, मक्का है, और इसके अलावा जूट है। सबसे इम्पोर्टेंट फसल क्या है? जूट। और ऊपरी पहाड़ियों पे बात कर लेंगे, वहाँ पे चाय की कृषि भी की जाती है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी की पहाड़ियों पे, वहाँ पे, ठीक है। तो पर्यटन उद्योग भी यहाँ पर विकसित अवस्था में है। वनों की बात कर ले तो वही मानसूनी पतझड़ी वन यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। जलवायु यहाँ की अन्य से बहुत अच्छी जलवायु मिलती है, यहाँ पर बेहतर जलवायु मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस आर्थिक प्रदेश में भारत के संदर्भ में देखी जाती है, ठीक है। तो ये पूर्वी प्रदेश हुआ है हमारा भारत का पूर्वी आर्थिक प्रदेश, ठीक। इसमें 6 उप प्रदेश है: छोटा नागपुर, कोलकाता, हुगली, दामोदर नदी, ओडिशा की पठारी प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा की पहाड़ियाँ, निचली गंगा का मैदान, डेल्टाई प्रदेश, और दार्जिलिंग की पहाड़ी प्रदेश। इसको भी हम मिटा लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश है, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए। चलिए, अब इसके बाद जो तीसरा है, वो तीसरा हमारा जो प्रदेश है उसका नाम है उत्तरी मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश, है ना, प्रदेश। हम जो ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं पी सेन गुप्ता के अनुसार, ठीक है। पी सेन गुप्ता के अनुसार पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है ना। RL मिश्र ने भी दिया है और बहुत सारे विद्वान आए हैं जिन्होंने भी, स्टाम्प ने भी दिया है, उन्होंने भी भारत के संदर्भ में आर्थिक प्रदेशों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बेहतर जो समझाया है, कई ने तो 15 औद्योगिक प्रदेश, 15 आर्थिक प्रदेश माना है, 52 उप प्रदेश माने हैं, किसी ने 48 माने हैं, किसी ने कितने माने, किसी ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रमुख प्रदेश और गौण प्रदेशों को माना है संख्यात्मक रूप से। लेकिन हम पी सेन गुप्ता के अनुसार पढ़ रहे हैं 7 मुख्य और 42 गौण प्रदेश, ठीक है। तो उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो इसको सबसे कम 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है, सबसे कम 3 उप प्रदेशों में। इसका पहला उप प्रदेश जो है वो है ऊपरी हिमालयी प्रदेश, और दूसरा जो है वो है पश्चिमी गंगा प्रदेश, और है तीसरा पूर्वी गंगा प्रदेश। ये 3 उप प्रदेश है इसके अंतर्गत। और राज्यों की अगर बात कर ले मैं इसमें, तो यूपी है और उत्तराखंड है, ठीक है। 2 प्रमुख राज्य इसके अंतर्गत शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, दो ही शामिल है ये। इसमें ऊपरी हिमालय प्रदेश, पश्चिमी गंगा प्रदेश और पूर्वी गंगा प्रदेश। अब यहाँ की अगर बात कर ले हम, यहाँ के वनों की बात कर ले तो कैसे वन मिलेंगे? यहाँ पर भी मानसूनी पतझड़ी वन मिलेंगे, ठीक है, मानसूनी पतझड़ी वन, ये जो अपने पत्ते गिरा देते हैं शीत ऋतु आते ही। और फसलों की बात कर ले तो फसलें आपको मिलेगी, चावल भी मिलेगा यहाँ पर और आपको गेहूं भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, आलू मिलेगा आपको यहाँ पर, गन्ना मिलेगा आपको यहाँ पर, आम की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। तो ये एक कृषि की दृष्टि से सबसे बेहतरीन प्रदेश है भारत का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है, क्योंकि गंगा का मैदान ऊपर से लेकर के नीचे तक प्लेन है बिल्कुल, तो वहाँ पे कृषि करना आसान है। अगर कृषि सबसे अधिक मात्रा में अगर उत्पादन की बात की जाए तो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र आएगा, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र पे बात की जाएगी तो हमारा ये वाला ही क्षेत्र आएगा, ठीक है। फिर अगर इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि भाई इस प्रदेश में ऐसा क्या है कि यह प्रदेश जो है जाना जाता है, तो इस प्रदेश में ऐसा यह है कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मानव संसाधन पाया जाता है, यानी कि देश का सबसे घना बसा हुआ और देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये प्रदेश है, यानी कि मानव संसाधन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत का औद्योगिक प्रदेश है, सॉरी आर्थिक प्रदेश है, जो अपनी विशेषताओं के कारण विशिष्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, उर्दू भाषी मिलेंगे, संस्कृत भाषी मिलेंगे, ठीक है। ये देश का जो राजनीति है उस राजनीति को कंट्रोल करने वाला राज्य है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट उद्योग मिलेंगे, कृषि आधारित कई सारे उद्योग मिलेंगे आपको। यहाँ पर खनिजों की मात्रा अन्य प्रदेशों से कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार को छोड़ने में तो बहुत कम मात्रा में जो है हमको खनिज देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी जो ज़मीन है वो ज़मीन कैसी है, जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई है, वहाँ पर खनिजों की मात्रा कहाँ से आएगी। उपजाऊ मैदान यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस प्रदेश की विशेषताओं में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रदेश है वो है मध्यवर्ती प्रदेश, इसको भी हम मिटा देते हैं और मध्यवर्ती प्रदेश को लिखते हैं। मध्य प्रदेश वाला जो मध्यवर्ती प्रदेश है उसमें देखते हैं क्या क्या है। चौथा प्रदेश है, इसमें 3 प्रदेश थे और अगले में जो है 4 प्रदेश है। इसमें 3 प्रदेश थे, तो हमारे अब तक 13 गौण प्रदेशों को भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो चौथा प्रदेश है हमारा वो है मध्यवर्ती प्रदेश। कौन सा है? मध्यवर्ती प्रदेश। अब इस मध्यवर्ती प्रदेश में क्या है, देखिए मध्यवर्ती प्रदेश में मुख्यतः आपको मिलेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे, देश के मध्य में आने वाले। क्योंकि देखिए एमपी और छत्तीसगढ़ जो है दोनों एक ही राज्य थे पहले, बाद में अलग हुए हैं, आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में। तो पी.सेन गुप्ता ने अपना वर्गीकरण दिया था 1967 में, तो तब ये एक ही राज्य थे। और उस दौरान हो सकता है कि भारत का जो मैप में और भी कम राज्य हों, तो इस तरीके से ये एमपी और छत्तीसगढ़ को भारत के मध्यवर्ती प्रदेश के अंतर्गत चौथा आर्थिक प्रदेश इन्होंने बतलाया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसमें देश के 4 प्रमुख गौण प्रदेश शामिल है। पहला तो कौन सा है, देखिए पहला है इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र है प्रमुख, दूसरे क्षेत्र में है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। और एक प्रदेश जो इसका है वो है केंद्रीय प्रदेश, केंद्रीय एमपी मध्य प्रदेश, यानी कि केंद्रीय प्रदेश
और जो एक प्रदेश है इसका वो छत्तीसगढ़ में है, जिसको बस्तर कहते हैं, बस्तर प्रदेश। तो इस तरीके से इसने भी जो औद्योगिक प्रदेश है उसको इस तरीके से बतलाया है पी.सी.एन. गुप्ता ने, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बस्तर प्रदेश, यानी कि 4 आर्थिक प्रदेशों को इसमें शामिल किया है जो गौण प्रदेश है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी 17 संख्या हो जाती है, ये 17। अब हमको कुछ और औद्योगिक प्रदेश है वो भी देखने होंगे, वो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है। सॉरी, बार बार में मैं औद्योगिक प्रदेशों का नाम ले रहा हूँ, आप उसको आर्थिक प्रदेश समझना है, ठीक है, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश रटा हुआ है ज़बान पे, बार बार में निकल रहा है वही। आर्थिक प्रदेश आप इसको समझना, ठीक है। भारत के आर्थिक प्रदेशों को हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रीजन को, और आर्थिक प्रदेशों को ही हम पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक प्रदेशों में हम चौथा आर्थिक प्रदेश पढ़ लिया है हमने, मध्यवर्ती प्रदेश, जिसमें एमपी शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, जिसको पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, केंद्रीय प्रदेश और बस्तर प्रदेश, इस तरीके से इसको 4 मुख्य प्रदेशों में बांटने की कोशिश की गई है, ठीक है, बांटा गया है। अब अगर इसके अंतर्गत वाले क्षेत्रों की हम बात कर ले में कि इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कृषि होती है, तो मुख्यतः तिलहन फसलें यहाँ पर पैदा होती है, सरसों, राई वगैरह, दलहन तिलहन जो होती है वो यहाँ पर पैदा होती है। सोयाबीन के मामले में ये अव्वल नंबर पर है, ठीक है, और यहाँ पर पठारी भाग भी पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, और इसके अलावा जनजातीय को काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मानव संसाधन की दृष्टि से भी ये उन्नत अवस्था में है ये प्रदेश, ठीक है। जलवायु भी यहाँ के जो है कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है ना, तो इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु भी उपोष्ण प्रकार की है, उष्ण भी होती है, आधे एमपी में उष्ण है, आधे में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। वनों में यहाँ पर वही पतझड़ी वन पाए जाएंगे आपको, मानसूनी पतझड़ी वन। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। उद्योगों में यहाँ पर आपको सीमेंट उद्योग के कारखाने सबसे ज़्यादा मिलेंगे देश में, चूना, पत्थर, जिप्सम, ये आपको ज़्यादा मिलेगा खनिजों में, ठीक है। अभ्रक भी आपको काफ़ी मात्रा में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस आर्थिक प्रदेश में हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा आर्थिक प्रदेश था जो पी.सी.एन. गुप्ता के अनुसार है। इसके बाद 5वां आर्थिक प्रदेश कौन सा है, वो राजस्थान वाला है हमारा, यानी कि उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में आपको मिल जाएगा, ऊपर से जम्मू कश्मीर मिल जाएगा आपको, फिर इसके बाद आपको हिमाचल मिल जाएगा, इसमें पंजाब, हरियाणा, और देश की राष्ट्रीय राजधानी आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये वाला आपको इसमें मिल जाएगा, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से उप प्रदेश इसमें शामिल है। इसके उप प्रदेशों की संख्या पिछले कुछ उप प्रदेशों की संख्या के तुलना में थोड़ी सी अधिक है, यानी कि इसमें 6 उप प्रदेशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से उप प्रदेश है वो भी लिख लीजिए आप। देखिए सबसे पहला उप प्रदेश है इसमें, वो है पंजाब का मैदानी उप प्रदेश। कौन सा है? पंजाब का मैदान। दूसरा उप प्रदेश कौन सा है इसमें? दूसरा उप प्रदेश कौन सा है? दूसरा उप प्रदेश इसके अंतर्गत है जिसका नाम है केंद्रीय राजधानी प्रदेश, यानी कि दिल्ली वाला, दिल्ली का केंद्रीय राजधानी प्रदेश या नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहा जाता है वो। फिर उसके बाद तीसरा प्रदेश जो है वो है पश्चिमी, उससे पहले पूर्वी राजस्थानी प्रदेश, पूर्वी राजस्थान प्रदेश, बहुत आसान है अभी, और पूर्व के बाद पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश आ जाएगा।
पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। और इसके अलावा पांचवा जो आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत जो गौण है वो है दून, यानी देहरादून वगैरह जो है, दून और आसपास की घाटियां और पहाड़ी प्रदेश, वह पहाड़ी प्रदेश। और अब देखिए इसमें पंजाब आ गया, हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह सब आ गया, हिमाचल प्रदेश वाला भी आ गया। अब बचा क्या इसमें, जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी प्रदेश। तो इस तरीके से इसको भी 6 भागों में बांटा गया है और 6 भाग इसके ये है, पंजाब का मैदान, केंद्रीय राजधानी प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दून और कश्मीर। ये आर्थिक प्रदेश है भारत के, 5वां आर्थिक प्रदेश है। 7 आर्थिक प्रदेशों में से उस 5वें आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत इन चीजों को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहां हम लिख देंगे +6। कितने हुए ये, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 3 23 प्रदेश ये हो चुके हैं। अब 19 प्रदेश और बाकी है हमारे, जो आखिर के 2 में है। ठीक है, 19 प्रदेश और बाकी है जो आखिर के 2 में हमको मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश हो गया हमारा। अब देखते हैं हम छठा प्रदेश कौन सा है। अब बताइए आप कौन सा प्रदेश हो सकता है, उत्तरी पश्चिमी हो गया, तो अब क्या आएगा इसमें, पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश। इस पश्चिमी प्रदेश में मुख्यतः 2 है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। गोवा भी इसी में शामिल है। ठीक है, गोवा भी इसी में शामिल मान सकते हैं हम। तो ये एक औद्योगिक प्रदेश है, जो तटीय औद्योगिक प्रदेश है भारत का, तटीय औद्योगिक प्रदेश है ये, और ये पश्चिमी तट पे, इसलिए इसका क्या नाम है, पश्चिमी प्रदेश। और ये नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, अगर हम पिछले राजस्थान वाले की बात कर लेते हैं, उसमें हमने बात नहीं करी किसी की भी, उसकी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में आपको जो वनस्पति है वो कंटीली पाई जाएगी, झाड़ियाँ पाई जाएगी। पूर्वी राजस्थान में आपको अलग प्रकार की पाई जाएगी, वही मानसूनी वन पाए जाएंगे। उत्तरी भाग की बात करते हैं, उसकी उत्तरी भाग की अगर उसकी बात करते हैं तो आपको कोणधारी वन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको शीत का तापमान बहुत अत्यधिक शीत पाया जाएगा, मावट वाली वर्षा इसमें होती है। और ये जलवायु प्रदेश कह सकते हैं कि बहुत, देश का सबसे ठंडा जलवायु प्रदेश भी यही है, देश का सबसे उष्ण जलवायु प्रदेश भी यही, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडी भी यहाँ पर पड़ती है। तो ये इसकी खासियत थी पिछले वाले आर्थिक प्रदेश की। अगर बात कर लें वहाँ पे क्या क्या पाए, शीशा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, एल्यूमिनियम वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। और कृषि के मामले में, प्रति व्यक्ति उत्पादन के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है देश में अव्वल स्थान रखता है ये वाला प्रदेश। पंजाब और हरियाणा ये वाले जो क्षेत्र है, और उसके अलावा उत्तरी राजस्थान की बात कर ले में हम, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, वहाँ भी प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो ये कृषि से संबंधित बातें थी। और जलवायु से संबंधित हमने बात कर ली। उद्योगों से संबंधित बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग मिल रहे हैं। रंगाई छपाई के उद्योग मिल जाएंगे आपको, चूड़ी उद्योग मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल्स उद्योग मिल जाएंगे आपको, ऑटोमोबाइल उद्योग मिल जाएंगे, ये सारे उद्योग मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा लकड़ी जो होती है, उस लकड़ी से बने हुए खिलौने आपको कश्मीर की घाटियों में मिलेंगे। आपको सूती वस्त्र उद्योगों के अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि कश्मीर में जो कारोबार होता है ऊनी वस्त्र बनाने, कंबल वगैरह नहीं आते। अभी सर्दियों में देखा करो आप, कश्मीरी कोट की मांग रहती है। कश्मीरी कोट बहुत गर्म रहता है, वो ऊपर से लेकर के नीचे शेरवानी की तरह बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं। तो ये सारे यहाँ पर उद्योग है जो इसमें चलते हैं। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से भी यह देश में
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि देश का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कही जाती है कश्मीर को, वो इस प्रदेश में शामिल, ठीक है। और राजस्थान को तो आप जानते हैं, राजस्थान में भी काफ़ी पर्यटक आते हैं, और पंजाब हरियाणा ये भी देखने लायक है। वैसे हिमाचल की पहाड़ियों में शिमला नैनीताल वगैरह, वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं। चलिए पश्चिमी प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। पश्चिमी प्रदेश में हमने आपको बताया गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो पश्चिमी प्रदेश में कौन कौन से उप प्रदेश शामिल है उनको हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला है मुंबई। जब उन्होंने लिखा था तो इसको बम्बई लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि इसको पहले बम्बई ही कहते थे। मुंबई औद्योगिक प्रदेश, मुंबई औद्योगिक प्रदेश, ये सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत। मुंबई औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं, मुंबई महानगरीय प्रदेश भी इसको कहते हैं। दूसरा है जो मुंबई और नागपुर है, इसके बीच जो रेलवे ट्रैक है उस पर जो प्रदेश है वो मुंबई नगरीय नहीं, नागपुर, मुंबई नागपुर आर्थिक जोन, आर्थिक प्रदेश, ठीक है। देखिए मुंबई और नागपुर बहुत दूर दूर है। मुंबई की बात कर ले तो यहाँ मिल जाएगा आपको मुंबई, नागपुर की बात करें तो आपको नागपुर यहाँ मिलेगा, बहुत दूर है मुंबई से। हालांकि दोनों एक ही राज्य में, महाराष्ट्र राज्य यहाँ से इस तरीके से ऐसा, ठीक है, ऐसा है, ऐसा। तो मुंबई और महाराष्ट्र है ये चौथा औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। ये तीसरा औद्योगिक प्रदेश, गौण आर्थिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश बार बार मैं कह रहा हूँ, आर्थिक प्रदेश आप समझना, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश मेरे से निकल रहा है बार बार में, आर्थिक। गुजरात प्रदेश, क्या नाम है उसका, गुजरात प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश। पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का पठार हो गया। एक पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश भी है इसमें, पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश। फिर इसके बाद अब चूंकि महाराष्ट्र बड़ा है, देखिए पश्चिमी भी आ गया, पूर्वी भी आ गया, तटीय भी आ गया इसमें है, और पठारी क्षेत्र भी आ गया इसका, तो मध्यवर्ती भी आ जाएगा, मध्यवर्ती महाराष्ट्र या केंद्रीय महाराष्ट्र प्रदेश। फिर इसके बाद है इसमें सातवां नहीं आठवां, 5, 6, 7 और आठवां है सौराष्ट्र प्रदेश, और फिर उसके बाद है कच्छ प्रदेश। तो इतने सारे प्रदेश है जो इसके अंतर्गत शामिल है, यानी कि इसमें शामिल प्रदेश कितने हैं, 9 उप प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मुंबई औद्योगिक प्रदेश, मुंबई नागपुर, पश्चिमी महाराष्ट्र गुजरात प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ। यानी कि इसमें 9 में से 3 गुजरात के हैं, बाकी 6 महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन से 6 महाराष्ट्र के, मुंबई और मुंबई नागपुर, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्यवर्ती महाराष्ट्र और पठारी महाराष्ट्र। इस तरीके से ये
महाराष्ट्र के ये जो है आर्थिक प्रदेश है, ठीक है। और गुजरात के कौन कौन से हैं? गुजरात प्रदेश है एक, तो सौराष्ट्र और कच्छ प्रदेश, ठीक है। कच्छ इसको कहते हैं, इसको सौराष्ट्र कहते हैं इसको, और गुजरात में बाकी का हिस्सा आ गया, ठीक है। समझना इसको। देखिए अगर पूर्वी प्रदेश की बात करता है तो पूर्वी महाराष्ट्र इधर आएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करता है तो यहाँ आएगा, महाराष्ट्र का पठार की बात करता है तो बीच में आएगा, मुंबई प्रदेश की बात करता है तो यहाँ आएगा, केंद्र की बात करता है तो बीच में आएगा केंद्र, और अगर महाराष्ट्र नागपुर की बात करता है तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा गुजरात की बात करता है तो सौराष्ट्र ये वाला आ गया, कच्छ ये वाला आ गया, और गुजरात प्रदेश ये पूरा इसमें शामिल है, ठीक है। ये इस तरीके से मिलकर के कितने हो जाते हैं, कितने औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं? ये 32 औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। 23 हमने पहले गिने थे और 9 अभी गिन लिए हमने, तो इस तरीके से 32 औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं और 5 हमने मुख्य आर्थिक प्रदेशों को अब तक देख लिया है भारत के। अब बचा हुआ जो आर्थिक प्रदेश है भारत का वो 7वां और आखिरी प्रदेश है। 7वां ये के, छठा है, 7वां ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पढ़ लिया है ना हमने। 7वां और आखिरी है, इसको कहते हैं दक्षिणी प्रदेश, दक्षिणी आर्थिक प्रदेश है ये। पी सेन गुप्ता ने जो बतलाया है वो आखिरी प्रदेश है और दक्षिणी प्रदेश है देश का निचला वाला जो भाग है वो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं तो अच्छा, पिछले वाले की हमने बात नहीं की। पिछले वाले में देखिए तटीय प्रदेश है तो उद्योगों की अवस्था यहाँ पर अच्छी है। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कपास काफ़ी पैदा होता है, गन्ना भी यहाँ पर पैदा कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आलू, मटर, चना वगैरह काफ़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। गेहूँ यहाँ की प्रधान फसल नहीं है, चावल यहाँ की प्रधान फसल है, चावल यहाँ पर पैदा किया जाता है। इसके अलावा राई, सरसों ये भी यहाँ पर उत्पादित कर लिया जाता है। इसके अलावा तटीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर, अच्छी वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में होती है लेकिन बहुत सारे इलाके यहाँ पर सूखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, पत्तनों की सुविधा यहाँ पर है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर। देश के बड़े बड़े महानगर हैं यहाँ पर, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है। गुजरात की बात कर ले तो बड़ोदरा है। इसके अलावा गांधीनगर है, पोरबंदर है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है जो गुजरात के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में बात कर ले तो महाराष्ट्र में मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, वर्धा है, कटनी है। ये सारे औद्योगिक प्रदेश जो है मुंबई के अंतर्गत शामिल है। अब दक्षिणी प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो दक्षिणी प्रदेश में आपको मिल जाएगा कर्नाटका मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। उस समय तेलंगाना नहीं था लेकिन तेलंगाना भी आपको मिल जाएगा इसमें। केरला आपको मिल जाएगा और लक्षद्वीप को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का जिक्र नहीं है, अंडमान निकोबार भी इसी में शामिल मान सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भारत के सभी राज्य जो है इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं हम। यहाँ से लेकर के इस तरीके का ये औद्योगिक प्रदेश है जो नीचे नीचे का है पूरा, ठीक है। 7वां औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जो इसके उप विभाग है। उन उप विभागों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है इसमें तटीय आंध्र प्रदेश। तटीय आंध्र प्रदेश, प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही प्रदेश आ रहा है। दूसरा औद्योगिक जो इसमें प्रदेश है, दूसरा जो आर्थिक प्रदेश है वो है तेलंगाना प्रदेश। तेलंगाना आर्थिक प्रदेश। फिर अगला जो औद्योगिक प्रदेश है इसमें आर्थिक प्रदेश वो है रायसीमा प्रदेश। रायसीमा प्रदेश, ये तीनों लगभग आंध्र प्रदेश में ही हैं। फिर इसके बाद
चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है वो दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश के नाम से है। दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश, जो इन सभी राज्यों के मध्य में है। बेंगलोर है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, इस क्षेत्र में। हालांकि चेन्नई इधर चला गया, लेकिन बेंगलोर है यहाँ पर, कोयम्बटूर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हैदराबाद, सिकंदराबाद आपको उसी के आसपास वाला जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश के नाम से उसको बताया गया है। इसके अलावा पांचवा जो है वो है दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तट। और छठा जो है वो है पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी घाट कह सकते हैं इसको। इस तरीके से ये 6 प्रदेश हो गए हैं। और 7वां प्रदेश जो है इसमें वो है अन्नामलाई, इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी प्रदेश। फिर इसके बाद है मलनाड प्रदेश, मलनाड प्रदेश केरल के समीपवर्ती है सभी ये। फिर उसके बाद 9वां जो आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत वो है मैदानी प्रदेश, जो तटवर्ती मैदान है वो वाले, तटीय मैदान हम पढ़ते हैं ना, वो वाला मैदानी प्रदेश। और जो आखिरी बताया है इन्होंने वो बताया है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप से मतलब लक्षद्वीप से है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये औद्योगिक प्रदेश आर्थिक प्रदेश बतलाए हैं पेशेन गुप्ता ने भारत के। और ये आर्थिक प्रदेश अगर इसमें हम जोड़ लेते हैं इसको 10 आर्थिक प्रदेश ये है, तो ये पूरे टोटल में हो जाते हैं 42 आर्थिक प्रदेश। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर था, थोड़ा बड़ा हो गया है और इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।